सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, किसी भी बंदे को अगर बहुत ज़्यादा ताकत मिल जाती है और वो फिर दूसरों के लिए मुश्किलात खड़ी करनी शुरू कर देता है। एक ट्रम्प साहब जो है, वो कहते जी मेरे ऊपर कोई दुनिया का कायदा कानून, मैं किसी को नहीं मानता और मैं जो चाहूँ किसी भी मुल्क पे हमला कर सकता। ग्रीनलैंड है, उसको धमकियाँ दी जा रही, हम उसे खरीद लेंगे। और जो डेनमार्क वाले हैं वो कहते हैं जनाब ये तो हो ही नहीं सकता। हमारे साथ रफ़ान अहमद खासा ईरान के मामलात पे भी नज़र डालेंगे और भी बहुत सी चीज़ें आज सामने आएंगी। खासा ग्रीनलैंड से शुरू करते हैं। क्या कर सकता है यूरोप अगर अमेरिका ने फौजी ताकत इस्तेमाल की तो? देखिए, ग्रीनलैंड जो है वो एक तो यूरोपीय यूनियन में नहीं है और उसके साथ के ममालिक नॉर्वे वगैरह जो है वो भी यूरोपीय यूनियन में नहीं है। डेनमार्क यकीनन है या स्वीडन है, लेकिन इनकी ज्यादा यूरोपीय यूनियन ममालिक की जो है उनकी मदद करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। इसलिए ग्रीनलैंड के मामले में इतना ज्यादा रद्द अमल यूरोपीय यूनियन की तरफ से सामने नहीं आ रहा। हाँ, अलबत्ता नेटो के ममालिक में यूरोपीय यूनियन के ममालिक भी शामिल है, बहुत सारे ममालिक। इसलिए नेटो के प्लेटफॉर्म से इस बात का हल करने की कोशिश की जा रही है। 6 ममालिक जो अहम ममालिक है यूरोप के, इन्होंने मुलाकात की है पिछले 2 दिन के अंदर। और अब जर्मनी के वजीर खारजा जो है वो इस वक्त गए हुए हैं वहां पर अमेरिका। और इस ग्रीनलैंड के मामले पे मौकफ यूरोपीय यूनियन का कह लें, यूरोप का, मगरबी यूरोप का जो मौकफ है वो बात करने के लिए उनको भिजवाया गया है। तो लेकिन जो ट्रम्प साहब का है वो अभी तक इसी बात की तरफ अड़े हुए हैं कि हमने ये या तो खरीद लेना है या हमें इसकी जरूरत है। बात ये है असल में, जो दुनिया अब ये कह रही है कि जो बुश सीनियर ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दिया था उसके बाद 4 प्रेसिडेंट बदल चुके हैं और लेकिन वही वर्ल्ड ऑर्डर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। ट्रम्प साहब का रवैया जरा मुख्तलिफ है, बाकी सदरों की निस्बत ये जरा खुल के मैदान में आके बात करते हैं और धमकाने वाली जबान इस्तेमाल कर लेते हैं। वरना बाकियों ने भी यही किया कि जिन जिन ममालिक पे जिस तरह उन्होंने आगे बढ़ना था उन ममालिक को वो अपने जेर तसल्लुत लेते चले आ रहे हैं। ईरान, इराक वगैरह सारे में गए और उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि भाई हमने मिडल ईस्ट की बादशाहतों को खत्म करना है। वो भी उस वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा था। उन बादशाहतों को खत्म करने से पहले अमेरिका जो है वो दुनिया के तेल रिजर्व जो है वो अपने हाथ में करना चाहता है ताकि दुनिया को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अभी भी ग्रीनलैंड वगैरह के अगर वो आगे बढ़ता है तो दुनिया का 25% जो तेल का रिजर्व है वो अमेरिका के हाथ में आ जाता है। तो इसलिए वो ग्रीनलैंड असल में गेम उनकी सारी जो है वो अपने वर्ल्ड ऑर्डर को पूरा करने की है और उसमें ज्यादातर जहाँ पे मदनियात है उन ममालिक को वो कब्जा कर रहे हैं। इसलिए ग्रीनलैंड की तरफ वो आगे बढ़ रहा है और इसका हल यूरोप अपने लिए इसको खतरा महसूस करता है कि अगर यूरोप के साथ पे आके बैठ जाए और जो उसका रवैया है जिस तरह चाहे डील करने पे आ जाए तो एक यूरोप के साथ एक टेंशन शुरू हो जाएगी। तो भारत वो उससे बचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नजर यही आता है कि अगर अमेरिका ने फैसला कर लिया तो वो न किसी तरीके से, क्योंकि इसमें लड़ने की ताकत तो किसी में भी नहीं है, ना डेनमार्क में है ना यूरोप के किसी मुल्क में है अमेरिका के साथ सामने खड़े होने की। तो भारत का क्या रिजल्ट निकलता है, कोशिश इनकी यही है कि हाँ हम इससे बचे रहे तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि ग्रीनलैंड पे ना तो अभी तक चाइना ने कोई निगाह रखी, ना कभी रूस ने निगाह रखी और ना ही वो ऐसे बयान जारी कर रहे हैं कि वो अगर अमेरिका वहां आ जाता है तो वो उसका मुकाबला करेंगे या उसको वहां नहीं आने देंगे। वो उनकी दर्द-ए-सरी बजाय नजर नहीं आती। ये दर्द-ए-सरी यूरोप की है और यूरोप इस बारे में मॉडल बनेगा। हाँ सर, ईरान के मुतल्लिक़ इस वक्त जो हमारे पास से न्यूज़ है वो ये है कि अमेरिका अपनी फ़ौज को ये कह चुका है कि तैयारी करो। आप हमको पता है कि ईरान के अंदरूनी हालात ख़राब हैं और उनका कहना है जी ये अमेरिका और इसराइल जो है इनके लोग वहाँ पे मुदाखलत करके मसाजिद को आग लगा रहे हैं, वहाँ पे जो भी हंगामे हो रहे। अमेरिका जंग करेगा ईरान के साथ, क्योंकि अब वो इस पर जिस तरह ग्रीनलैंड पर उसने
ये सोच लिया कि ये मैंने लेना है, मैं ईरान को भी ख़त्म करना है, वहाँ की गवर्नमेंट को ख़त्म करना है, और इसराइल के झंडे उठाए फिर रहे हैं लोग अब, ईरानी जो है, इस हद तक हम चलेंगे? क्या देखते हैं, फौजी ऑपरेशन हो देखिए, जाएगा? अगर अगर ईरान पर हमला किए बगैर ही उसका मकसद हल हो जाता है अमेरिका का या ट्रंप का, तो फिर जंग की जरूरत बाकी नहीं रहती। अब वहां पर शायद मुजाहरे जो है इस वीकेंड पर पूरे ईरान के अंदर मुजाहरे हुए हैं। 100 से ज्यादा शहरों में वह कहा जा रहा है कि मुजाहरे शुरू हो गए। और इस वक्त 538 बंदे जो है संडे के दिन हलाक हुए हैं मुजाहरों के अंदर। फिर 10,000 से ऊपर बंदा जो है गिरफ्तार किया है ईरान की हुकूमत ने। और अब ट्रंप साहब को ईरान का भी है कि हमसे ईरान की हुकूमत ने राब्ता किया और वो हमसे मुज़ाकरात करना चाहती है। लेकिन साथ ही हमने ये भी कह दिया है कि हो सकता है जो हम फैसले कर बैठे हैं वो मुज़ाकरात से पहले ही हम उनके ऊपर अमल दरामद कर लें। इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ फैसला करके बैठा हुआ था ईरान के लिए, जिसके लिए वो कहता कि हम शायद इंतजार ना करें। तो वो अगर ऐसा हमला, तो यही हो सकता है वो शायद तो हमला ही करेगा वहां पे ईरान के किसी से चार मिसाइल ही फेंक दे। लेकिन अगर ईरान की हुकूमत गुस्से शहीद पे मान जाती है, तैयार हो गई है, तो ये एक तरफ से उनकी तरफ से घुटने टेकने वाली बात है। और जब वो घुटने टेकने पर तैयार हो जाए तो फिर जाहिर है कि जो अमेरिका की बातें हैं वो उनको माननी पड़ेगी। और उसमें सबसे पहली नसीहत ये है कि वो कहेगा कि वहां पे आप इंतखाबात करवाएं, पहले ही हो सकता है अबूरी हुकूमत बनवाए और उसके बाद वहां पे इंतखाबात करवा के तो इन मौलवियों से जो है वो जान छुड़वाए, तो बाजार यही नजर आता है। अब आया वो ट्रंप साहब इसके ऊपर, अभी तो आगे होता है कि हम इसको अपनी गुफ्तशनीद करेंगे, अपना हुकूमती जो है जराए उनसे इन मामला पे बातचीत करेंगे। आज जाहिर है अमेरिका में इस वक्त रात है, तो मुमकिन है कि शाम तक जो है आपको उसका रिजल्ट सामने आ जाए कि भाई अमेरिका क्या जवाब दे रहा है ईरान की गुफ्तशनीद का। लेकिन वहां हालात बहुत खराब है और दुनिया जो है अब उनके ऊपर सड़कों पर जो है निकली हुई है और से कहते हैं कि भाई लोग जान की बारी हारने के लिए भी तैयार है और मरने के लिए 500 से ऊपर आदमी एक दिन में मार जाना, जिससे 500 सिक्योरिटी एहलकार भी है। ऊपर से इसराइल जो है उसने फ्लोर डाल दिया है कि जितने भी रिपब्लिकन गार्ड है ईरान के, उन सबको जो है वो डिक्लेयर किया जाए कि ये दहशतगर्द तंजीम है। और अगर अमेरिका ने दहशतगर्द तंजीम उनको करार दे दिया तो कुछ अर्से बाद यूनाइटेड नेशन की फहरिस्त में भी उनका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इस लिहाज से ईरान मजीद कमजोर हो जाएगा। फौज की तरफ जो लोग देख रहे थे, फौज ने ये बयान तो कल दे दिया है कि हम जो सरकारी इमारत हैं या जो फौज के अपने इदारे वगैरह हैं या सरकारी इदारे जो हैं उनकी हिफाजत के लिए हम खड़े हुए हैं और वो हम करते रहेंगे। इसका मतलब है कि फौज भी मुजाहिरीन पर गोली चलाने के लिए तैयार नहीं है या वो नहीं चलाना चाहती और वो रिपब्लिकन गार्ड जो है उन्हीं से काम लिया जाएगा मुजाहिरीन को खत्म करने के लिए। तो ये सब बातें बता रही हैं कि ईरान के अंदर भी हुकूमत अंदर से कमजोर हो रही है, हुकूमत के इदारे कमजोर हो रहे हैं या इदारे जो है वो अब मौजूदा उलमा की हुकूमत जो बनी हुई है वहां पे उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं हो रहे। इस सूरत हाल में जब अंदर कमजोरी आ जाएगी तो फिर मुमकिन है कि अमेरिका को ना जरूरत पड़े किसी हमले की और वो अपना मकसद जो है उसका बगैर ही हासिल कर ले। उसका मेन मकसद यही है कि अमेरिका के अंदर इस खित्ते के अंदर ईरान में दोबारा से शाह के टाइप की हुकूमत जो है जो ईरान के साथ अमेरिका की पॉलिसी की हिमायत करने वाली हो या अमेरिका के कहने पर चलने वाली हो, वैसी हुकूमत बन जाए और वो उसमें कामयाब हो गए तो फिर उसे जरूरत नहीं किसी हमले की। खासा कनाडा के मतलब भी ये अपना ट्रंप ने बयान दिया था और मैंने कुछ दिन पहले देखा, 2-3 दिन पहले उन्होंने भी अपनी सिक्योरिटी सख्त कर दी है। ग्रीनलैंड के बाद इसकी ख्वाहिश हो शायद कि कनाडा भी ले ले, तो आप देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो भी 3-4 साल में इसके पास टाइम है ट्रंप के पास, काफी मुल्कों के लिए ये मुश्किल पैदा करेगा। देखिए जितना बड़ा कनाडा मुल्क है उसके लिए उस पर कब्जा कर रहे हैं जो उसको अपना महकूम बना लेना इतना आसान नहीं है। फिर वो इंडिपेंडेंट हर चीज अपनी इंडिपेंडेंट अपने मतलब अपने पैरों पर खड़ा मुल्क है, दुनिया के इंडस्ट्रियल मुल्कों में एक उसका शुमार होता है, G7 का वो मेंबर है
वो ग्रीनलैंड नहीं है कि उसके ऊपर ऐसा कब्जा कर लिया जाए। बाद जाहिर तो ये भी बता रहे हैं कि भाई जो तस्ला निगार है यहाँ पे जर्मनी के, वो तो ये कहते हैं कि ग्रीनलैंड पे भी कब्जा करना अमेरिका के लिए आसान नहीं है, क्योंकि वहां पे एक डेमोक्रेटिक हुकूमत बनी हुई है, वहां पे एक आइन है। पहले उनको पार्लियामेंट से ये पास करवाना पड़ेगा कि हाँ हम डेनमार्क से अलग ही चाहते हैं। जो अपना आइन भी उनका मौजूद है, लेकिन जो डेनमार्क के आइन के तहत बात इख्तियारात डेनमार्क के पास है, वो पार्लियामेंट को छुड़वाने पड़ेंगे। वो पार्लियामेंट पास करेगी कि हाँ हम डेनमार्क से अलग ही चाहते हैं, तभी जो है वो किसी दूसरे मुल्क की तरफ वो देख सकते हैं या किसी दूसरे मुल्क की तरफ अपने झुकाव का इजहार कर सकते हैं। इसलिए इतना इजी नहीं होगा। फिर यह है कि वो अगर पास हो भी जाए, उसके बाद फिर वहां कोई रेफरेंडम करवाना पड़ेगा पार्लियामेंट को कि हाँ जी हम अमेरिका के साथ मिलना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए मुल्क के अंदर रेफरेंडम करवाना चाहते हैं। तो ये 2-4 महीने की बात नहीं है, ये एक लंबा पीरियड खींचने वाली बात है। ग्रीनलैंड भी जल्दी से इनके हाथ नहीं लगेगा, और हो सकता है उस वक्त तक जो है मिड टर्म इलेक्शन आ जाए अमेरिका के अंदर, और ट्रंप साहब की जो अगर शिकस्त का सामना करना पड़ता है सेनेट में या कांग्रेस में, उनको अक्सरियत नहीं रहती, तो फिर लाजिम बात है कि ये तमाम मामला जो है ये भी डिले का शिकार हो जाएंगे। साहब, कायदे कानून तो होते हैं जिन्होंने समझना, जो सदर ही उठा लाया उसके लिए कौन से इलेक्शन, कौन सी पार्लियामेंट, मेरा ख्याल उसकी कोई अहमियत नहीं है। आगे चलते हैं, जर्मनी की क्या खबरें हैं जी? जर्मन चांसलर साहब गए हैं कल भारत के दौरे पर, तो वहां पे वो सिर्फ अहमदाबाद और जो बेंगलोर है उन 2 शहरों में जा रहे हैं। दिल्ली वो नहीं गए, वो सीधे अहमदाबाद जो है वो वहां पर लैंड किया है। और इनका कोई फेस्टिवल होता है पतंगबाजी का, उसको भी उन्होंने कल एंजॉय किया। और जो आश्रम है जहाँ पे महात्मा गांधी साहब लंबा सा रहे, विराज रखते रहे हैं, वहां पे भी उन्होंने जाके महात्मा गांधी की बड़ी तारीफ की है। और कहा यही है जर्मन चांसलर के जी, वर्ल्ड के जो 2 लार्जेस्ट इकोनॉमी है, यूएसए और चाइना, और उनके दरमियान जो ट्रेड की जंग चल पड़ी है, उससे दुनिया के लिए बहुत से चैलेंज जो है मुस्तकबिल में सर उठा सकते हैं। और हम उसको हल के लिए, उसका एक हल ये है कि हम चाइना के करीब, जो इंडिया जो है इसके साथ हम बहुत ज्यादा करीब आए। इसलिए कि इंडिया के अंदर जर्मनी की 2000 कंपनियां जो है वो ऑलरेडी अपना सरमाया लगाया हुआ है। जर्मनी की 2000 कंपनियों ने, जिनमें 5 लाख लोग जो है वो काम करते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई हमने ट्रेड जो है इनके साथ बढ़ाना है। जर्मनी और इंडिया के दरमियान जो है सिर्फ अब तक 31 अरब यूरो की ट्रेड हो रही है, जबकि जर्मनी और चीन के दरमियान 246 अरब यूरो की जो है वो तिजारत है। तो वो कहते हैं कि हम जर्मनी से और चीन के दरमियान जो तिजारत कम करके हम अब इंडिया से तिजारत को मजीद बढ़ाना चाहते हैं। और वो उसके लिए मैं इसका दौरा कर रहा हूँ, मतलब ये मेरे दौरे का एक मकसद ये भी। और एक उन्होंने ये कहा कि हम एक प्लान कर रहे हैं, जो प्लान का मतलब उसका फैसला हो गया है कि EU इंडिया समिट जो है वो अगले 2 हफ्ते के अंदर इंडिया में हो जाएगा, और जहां से फिर फ्री ट्रेड के एग्रीमेंट के लिए उसमें कोशिश की जाएगी, जिसमें यूरोप कमीशन के चेयरमैन जो है हमारी उर्सुला फॉन लाइन, और यूरोपीय काउंसिल चेयरमैन जो है एंटोनियो कोस्टा, वो दोनों भी वहां शिरकत करेंगे उसमें। और 26 जनवरी को जो यौम जमहूरिया का, भारत का यौम जमहूरिया की बहुत बड़ी परेड होती है, उसमें इन दोनों को खास तौर पर मदऊ किया गया है। ये सारी बातें बताती हैं कि भाई इंडिया और जर्मनी और यूरोपीय यूनियन जो है मजीद करीब आने का वो कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि ये जो एग्रीमेंट होगा हमारा, ये कोई खाली ट्रेड डील नहीं होगी, बल्कि हमारे दरमियान यूरोप और यूरोपीय यूनियन और इंडिया के दरमियान जो है कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप जो है वो मतलब एक किस्म की हमारी पार्टनरशिप होगी, कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की। तो इसके अलावा उन्होंने बताया कि भाई जो 6 सबमरीन है, जो थाइसन ग्रुप कंपनी है जर्मनी की, वो 6 सबमरीन जो है वो इंडियन नेवी को बनाकर दे, मतलब इंडिया के अंदर उस पोर्ट का नाम भी दिया इंडिया की, जहां पर वो सबमरीन बनाएंगे। और इसके अलावा जो एक अहम पेशरफ वो कहते हैं
हम इस दौरे के दौरान होगी वो ये है कि जितनी भी नेवी के शिप्स वगैरह है इंडिया के पास, उसमें तमाम टेक्नोलॉजी है वो रशिया की लगी हुई है, और वो टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज करके वहां पे जर्मन टेक्नोलॉजी जो है वो लगाई जाएगी। जो इस वो कहते हैं हम इसमें शायद अभी हम एग्रीमेंट पे ना पहुंच सके, लेकिन हम इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, और ये मामला भी इस साल 2026 में जो है हम हल कर लेंगे। और जर्मन जो है वो इन तमाम नेवी की जितनी भी उनकी सब मैरीन और जितने भी शिप हैं उनमें जो टेक्नोलॉजी है वो जर्मन टेक्नोलॉजी लगा कर देंगे। तो ये बहरहाल बड़ी बड़ी उनकी पेशरफ्त है जो इस दौरे के दौरान कहा जा रहा है कि सामने आएंगी इंडिया और जर्मनी के दरमियान। ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है, यूरोप के करीब आके ज़ाहिर है उनके लोग भी खुशहाल होंगे। अच्छा खान साहब, आखिर में मौसम बताइए, अभी तक क्या चल रहा है जर्मनी में? देखिए मौसम बहुत जर्मनी में खराब है, कह रहे थे हफ्ते के बाद अपने नेसेसिटी से ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात ठीक नहीं हुए। आज जो है वेस्टर्न और साउथ जर्मनी जो है वहां पर ऐलान किया गया सुबह सुबह कि भाई स्कूल वगैरह जो है वो बंद कर दिए गए अक्सर जगहों पर, और जो ट्रांसपोर्ट स्कूल ट्रांसपोर्ट जो बच्चे स्कूलों की ट्रांसपोर्ट में जाते थे उनका वो ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। इस तरह सुबह 5 बजे से लेके और 8 बजे तक 3 घंटे के दौरान फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर 98 जहाज जो है वो कैंसिल किए गए हैं, फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है। तो इस लिहाज से मौसम जो है वो आप देख लें, मुसलसल बर्फबारी हो रही है और हवा की वजह से शरीर इस वक्त कहना चाहिए ठंड का है। इस तरह रेलवे ने भी फिर इस साइड की तमाम ट्रेनें जो है वो लॉन्ग टाइम डिस्टेंस ट्रेनें वो मनसूख की है। तो अभी बहरहाल मौसम को जो कह रहा था कि बेहतरी आ जाएगी, वो अभी उसके इम्कानात जो है वो कम है। बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, ये थी जनाब ताज़ा सूरत हाल। अच्छा, इंडिया कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। आज अगर किसी मुल्क ने तरक्की करनी, तरक्की से ये होता है कि आपकी आवाम खुशहाल होती है। जो हमारे इंडिया में वैसे तो भूख अफलास है, मगर यूरोप जिस तरह उनके करीब आ गया, और मैंने देखा जर्मनी में बेशुमार इंडियन लोग नज़र आते हैं वहाँ पे। आप जिस तरह पहले तुर्की नज़र आते थे, आहिस्ता आहिस्ता इंडियन नज़र आने शुरू हुए। लेकिन हम अपने तराने जारी रखें, हम लोगों को बताते रहे कि हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं, खाली पुलाव पकाते रहे, और मेरा ख्याल है कि अवाम भी इस चीज़ की आदी हो चुकी है। और मैं तो कहता हूँ साथ ही उनको जूते भी मारा करें रोज़ाना 5-5 वहाँ पे ना बंदे रखें, ताकि इनको एहसास हो कि आपके लिए ज़िल्लत और रसवाई इसलिए मुकद्दर है। आपने तो आज़ादी ली थी, लेकिन आज़ादी के नाम पे आपको जो ग़ुलामी दी गई है, इसके असरात महसूस भी होने चाहिए, हो रहे हैं, मगर मज़ीद चतरौल प्रोग्राम रखना चाहिए। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, आप अपने ये 7 लाख फ़ौजियों को इस काम पे लगाएं। और तराने, हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बड़ा बहादुर है, हमारा और शहबाज शरीफ बड़ा बहादुर है, हमारी मरियम ने ये कर दिया, वहाँ से गंदगी उठा दी, वहाँ से गटर का ढक्कन लगवा दिया, ज़बरदस्त ज़बरदस्त जा रहे हैं। कोई शर्म आई? चैनल को सब्सक्राइब कर। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। एक मुझे वीडियो किसी ने भेजी थी, वैसे तो मैं सुनी ही थी, मैंने कहा आप भी सुने ज़रा, इस पर बात करते हैं। जी, हमारे मुल्क में बहुत से मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग बसते हैं। क्या इस्लाम ये है कि वो जो दूसरे मजहबों से मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं लोग, जो गिनती में अकलियत में, तो क्या इस्लाम ये कहता है कि वो खौफ में रहे, वो हर वक्त उनके ऊपर खतरात मंडलाते रहे कि पता नहीं कौन किस वक्त आके हमारा कत्ल कर देगा, कौन किस वक्त आके हमारी इमलाक पे कब्जा कर लेगा, कौन किस वक्त आके हमारा घर जला देगा, या कौन किस वक्त आके किसी को भड़का। अच्छा जी, ये काफ़ी लंबी गुफ्तगू है, मुख्तसर आपने सुन लिया। अच्छा जी, जो बात इसमें है कि मरियम का फादर, अरसा दराज से ये लोग पाकिस्तान में गवर्नमेंट में आप सबको नज़र आते हैं, 40 साल हो गए। ज़िया के बाद अगर किसी ने यहाँ पे इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया, वो यही लोग हैं। आप कब्ज़ा ही कह सकते हैं। इलेक्शन में धांधली 2 नंबर तरीके के साथ सिस्टम को चलाया गया। वहाँ पे इनको इस्लाम याद नहीं आता, वहाँ पे इनको पता ही नहीं कि इस्लाम क्या कहता है, कि दयानतदारी और सच बोलो। अच्छा, अब यहाँ भी ये झूठ बोल रही है। मैं बिल्कुल साफ कहूँगा आपको, बहुत से लोग मेरी कई बातों से इख्तलाफ करना शुरू कर देते हैं कि सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर। अच्छा जी, 40-50 साल से
आप इनके लिए जो मर्जी अल्फाज इस्तेमाल करें, कोई पाकिस्तान के हालात में तब्दीली आई, कोई पाकिस्तान की अवाम में कोई तब्दीली आई, कोई उनमें शऊर आया, कोई उनमें समझ आई, कोई उनमें अक्ल मौत आई, किसी किस्म की नहीं आई। मगर इनकी बातें सुन ले, चलो अवाम को छोड़ो, इनमें कोई शऊर आया, इनके वज़रा में, इनके बोल चाल में, इनकी बातचीत में कोई लगता है कि कोई दानिश्वर बंदा या कोई वज़ीर आला तकरीर कर रही है, या कोई वज़ीर आज़म तकरीर कर रहा है, या कोई और वो भी बंदा तकरीर कर रहा है, समझ गए होगे। लेकिन क्योंकि झूठ की जब आदत पड़ जाती है, उसके बगैर आप चल नहीं सकते। आपने बगैर झूठ के ज़िंदगी नहीं गुजारी, आपको झूठ बोलने की आदत पड़ी हुई है। आप किस तरह ये काम कर सकते कि आपके जनाब मैं सच बोलूं? अगर ये सच बोले तो एक दिन ना वहाँ पे टिके, अगर ये दयानतदारी से ज़िंदगी गुजारे तो एक दिन में ना टिके। ये जो मज़हब की बातें हैं, ये आके तकरीरें शकीरें कभी कभी करके सियासी तकरीरें होती हैं। ये मैंने इसलिए आपको कहा कि पाकिस्तान में जिस तरह वहाँ पे मजहबी आज़ादी आप देखते हैं, जिस तरह लोग वहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो अहमदी हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे कोई और है। पहली चीज़ तो ये है कि मज़हब एक ही है अहमदियों का, और जो पाकिस्तान में दूसरे मुसलमान अपने आप को कहते हैं, उनसे अच्छे मुसलमान जो है वो अहमदी हैं वहाँ पे। ये जाके ज़रा आप खुद भी चेक कर लें। इंसानियत की खिदमत देखनी, उसमें भी अहमदी सबसे आगे। कोई भी ऐसी चीज़ है इनसे बेहतर है, ये मैं कह देता हूँ। अच्छा, अब कवानीन वहाँ पे मौजूद है, 50 साल से ये लोग बैठे हुए हैं इक़्तिदार में। कभी किसी ने जाके पार्लियामेंट में ये कहा कि ये जो कवानीन है इनकी ज़रूरत नहीं पाकिस्तान में, इनका इस्लाम से भी कोई तल्लुक़ नहीं है। ये जो लोग आके आपको बताते हैं, ये भी खाना पूरी है, आपको दिखाते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन अंदरूनी हालत का बेड़ा गर्क हुआ। कोई ऐसी चीज़ नहीं। अभी आपने इनके घरों के हालात नहीं देखे, जो कुछ ये करते रहते हैं। जिस तरह ये आपको वीडियो आए दिन पाकिस्तान में नज़र आती है, मैं बताता रहता हूँ, और जिस इस्लाम पे सारे काम कर रहे हैं वो आप सबके इल्म है। मगर लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए किसी का कोई त्यौहार है तो वहाँ जाके तकरीरें करनी। मैं ये मरियम साहब आपको कहता हूँ, आप ये ख़त्म करें ना कवानीन, कहीं अपने चचा को पार्लियामेंट से बिल मंजूर करवाया। दूसरे भी तो बिल जो है वो पढ़ते ही नहीं है, मंजूर हो जाती। तो ये कौन सी पार्लियामेंट पढ़ी लिखी, उनको कौन सा इस्लाम का पता है? कि शहबाज शरीफ को, कि आर्मी चीफ को, कि एक ये बिल मंजूर करे कि हम सब पाकिस्तानी हैं, आज से जो ये मजहबी तौर पे जो कवानीन बनाए वो ख़त्म हो गए। फिर तो बात करें आके आप यहाँ। जब आपने कवानीन ऐसे बनाए हुए और ऊपर से कहते कोई घर को आग लगा देगा, कोई किसी को मार देगा। कितने अहमदी कत्ल हुए वहाँ पे, कितने डॉक्टर कत्ल हुए, कोई दिखाइए हमें, किसको सजा हुई? कितने क्रिश्चियन हैं जिनके घरों को जलाया गया, वहाँ पे पूरी की पूरी बस्ती जला दी गई। कोई दिखाएं इन लोगों को आपने सजा दिलवाई, किसी को मिली सजा? तो ऐसे आपने तो वो जो सियासी बंदे थे पीटीआई के, उनको तो 20-20, 30-30 साल सजा सुना दी। तो आगे यहाँ पे बताना कि ये मजहबी नफरत, बुनियाद क्या है मजहबी नफरत की? ये सवाल है मेरा। यह बुनियाद ही गलत है। एक तरफ आप तकरीरों में कहती हैं हम सब पाकिस्तानी हैं, दूसरी तरफ आप के पास ये ऐसे कवानीन है कि जहाँ से पता ही नहीं चल रहा कि सब पाकिस्तानी, यहाँ से वहाँ पे लोगों के अंदर नफरत, और लोग बाइकाट के बोर्ड लगा के बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पे भी। कभी किसी को पकड़ा आपने? ये चिन्नौर में बोर्ड लगे हुए हैं, वहाँ पे मैंने भी देखा था, वहाँ पे मजहबी नफरत के बोर्ड लगे हुए हैं अहमदियों के मतलब, कादियानी जी काफिर हैं, ये है वो है, ये फैसलाबाद चले जाए, लाहौर चले जाए। कभी आपने इस पर ऑपरेशन किया? कभी गौर किया कि ऐसे लोगों को सजा दी जाए? देखिए, सबसे पहले जो बुनियाद है वो ठीक करनी पड़ेगी। आप ये सियासी बयानात आके देना और लोगों को कहना कि मैं आपके साथ शामिल होगी, इससे आप समझती हैं कि वो बेचारे जो है समझेंगे कि उनके मसाइल हल हो गए। आज भी मुलाजमत लेनी हो तो वो आपने फॉर्म निकाले हुए, मज़हब का खाना निकाला हुआ। कितने आपने लोगों के लिए मसाइल पैदा किए। जो पहले पाकिस्तान था, जब ये मज़हब का ड्रामा नहीं चल रहा था, जब आप मज़हब फरोख्त नहीं करते थे, खरीदते नहीं थे, उस वक़्त आप देख लें, मैं कल ही देख रहा था, आपने इस्लाम ऐसा फैलाया कि वहाँ पे गरीब की कोई औकात ही नहीं थी।
ये इस्लाम कहता है? अमीर की वो जिंदगी है, उसको इस्लाम का पता नहीं, गरीब को इस्लाम का बताया नहीं, उसका बेड़ागर मजहब के हिसाब से कर दिया, वो आपके पीछे आगे, मौलवियों के पीछे आगे भागे फिरते हैं लोग। वहाँ जो भी आप देखते हैं पाकिस्तान में, उनकी हालत से आप अंदाज़ा लगा सकते। ये सोशल मीडिया है, ना उनको किसी बड़े की तमीज़, ना किसी छोटे की, ना गरीब की, ना उन्हें किसी खतून की। कोई अपनी टिकटॉक बनाने के लिए किसी गरीब का मजाक उड़ा रहा है, कोई किसी, आप अपनी टिकटॉक बनाने के लिए सोशल मीडिया पे अरबों रुपये खर्च कर रहे हैं। तो ये आपने कहाँ से सीखा कि इस्लाम में ये चीज़ें हैं कि मशहूरी करने के लिए पैसे खर्च करो? खजाने का तो एक पैसा भी जो है वो भी हराम है। अगर कायदे आज़म के साथियों को देखना तो वो तो एक पेपर, एक चाय का कप नहीं पीते थे सरकारी खजाने से, तो आप तो पूरा सरकारी खजाना ही खा गए। तो आगे यहाँ पे हमें बताना, लोगों को बताना और सर पे चादर लेके, ये ड्रामेबाजी है। ये सब जो है 2 नंबर गेम है, सब सियासी गेम है, और इसे आप समझते हैं कि लोगों के दिल जीत लेंगे। लोग आपसे नफरत करते हैं, मैं आपको बताऊं, इस सिस्टम से नफरत करते हैं। जो पाकिस्तान नौजवान नस्ल, जिस तरह आपने मजहब के नाम पे लोगों को जेलों में डाला हुआ है, ये लोग आपसे शदीद नफरत करते। नफरत लफ्ज़ छोटा है, पता नहीं वो अगर एक दफ़ा आप खुले निकले तो आपको पता चले गैर सिक्योरिटी के कि आपके साथ क्या असर होता है, वहाँ किस भाव बिकती है आपकी ये इज़्ज़त, किस तरह वो आपकी इज़्ज़त के जनाजे निकाले वहाँ पर, जरा निकले ना बाहर लोगों में। तो ये जो लोग हैं अरसा दराज से इक़्तिदार में आए हुए, एक से एक बड़ा हरामखोर वहाँ पे। आपको मुझे एक बंदा ईमानदार मरियम हो या कोई हो दिखा दे जिसने मेहनत के साथ ये कहा कि मैंने ये सारी प्रॉपर्टी बनाई है, या मेहनत के साथ कहा कि मैं यहाँ पे पार्लियामेंट में पहुंचा और दयानतदारी से मुझे वोट 2 गने दिए। एक बंदा नहीं आपको मिलेगा। और ये सब दावेदार ये है कि हम इस्लाम के ठेकेदार, हम इतने उम्रे कर चुके, हम इतने हज कर चुके। आज दुनिया को देखो, आज सुबह मेरी खान साहब से बात हो रही थी, इंडिया देखो कहाँ पहुँच गया। वहाँ भी मजहबी नफरत है, मगर वहाँ की खबरें हम बड़ी जल्दी देते हैं पाकिस्तान, लेकिन जो अपने हालात जा रहे हैं, अपनी करतूतें हैं, वो बताई नहीं जाती। कितने बेगुनाह लोग वहाँ पे जेलों में पड़े हुए हैं। अहमदी भी है इस वक्त जेलों में। अदालतों को आप कह सकते हैं, आपके ऑर्डर पे जज चलते हैं, वो कौन सा अदल के लिए बैठे हुए, वो कौन सा इंसाफ के लिए बैठे हुए, वो कौन सा, वो तो तनख्वाह आपके नौकर हैं। जिस तरह मौलवी आपका नौकर बन गया, इस तरह जज आपका नौकर। तो ये हालात जो पाकिस्तान में चल रहे हैं, इसके जो जिम्मेदार हैं वो ये सियासी लोग हैं हमारे। इनको बड़ा शर्म करनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो है नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कय्यूम साहब हमारे साथ हैं। अच्छा जी, लोगों को उठाया गया, लोगों को नंगा किया गया, लोगों की औरतों को उठाया गया, जुल्म की वो तमाम हदूद पार कर दी गई जिसमें मेरा ख्याल है कि इंसानियत भी शर्मा जाती। हमारे जो भी ताकतवर वहाँ पे लोग हैं पंजाब में, उन्होंने जिस तरह लोगों के साथ एक जुल्म किया और जिस तरह कत्लेआम किया गया, और कोशिश की गई कि इमरान खान का नाम लेना भी गुनाह है। एक तरफ हम कहते हैं जी हमारे जो ताकतवर लोग हैं उनको नाम से लोग कामते हैं, लेकिन हैरानगी की बात है कि इमरान खान के नाम से ये कामते हैं। कराची में इतनी बड़ी तादाद लोगों की बाहर निकल आई इमरान खान के हक़ में कि अब खलबली मची हुई है, जर्नैलों में भी और दूसरे लोगों में भी, और झूठ बोल रहे हैं कि कोई नहीं निकला, लेकिन सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है। सर ये बताइए, इमरान खान का नाम ही लेना, इमरान खान के बारे में बात नहीं करनी, तो ये तो दुनिया जो है वो पागल हुई हुई इमरान खान के लिए। सर ये असल ये बात है कि ये इमरान खान के नाम से शुरू ही से ये डर रहे हैं, क्योंकि उसने दयानतदारी के साथ उन तमाम चोरों, डाकुओं, लुटेरों, बददियानत क्रिमिनल्स को पकड़ा था। फर्स्ट टाइम हुआ है कि किसी लीडर ने बड़े बड़े चोरों को नंगा किया था। अभी लाजमी बात है वो नया आदमी था, तो उसकी साथ अभी आर्मी वाले भी इसके अंदर मिले हुए थे। तो इमरान का नाम अभी आप एक बात हमने की थी मवाद साहब प्रोग्राम में कि एक रेफरेंडम करवा लें दयानतदारी के साथ इंटरनेशनल मीडिया के सामने आके, तो आप देखें कि इमरान का नाम जो है देखें कि 99% लोग बोलेंगे कि इमरान जो है वो दयानतदार शख्स है, इमरान
इस पाकिस्तान के लिए बेहतरीन सोच रहा है, इमरान ही बेस्ट लीडर है, ये सब चीजें एक रेफरेंडम में हो जाए, इनकी हवा तब निकलेगी, तब इनको पता लगेगा कि हम डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, क्रिमिनल्स हैं, मुकातल है, क्या क्या है ये। तो ये जब जबरदस्ती किसी को रोका जाए मुबारक साहब, तो वो रोक नहीं सकते। एक मशहूर मकूला है कि आप आने वाले सैलाब को कभी आप रोक नहीं सकते, क्योंकि वो इतनी पावर से आ रहा होता है कि वो इधर से नहीं तो उधर से निकल जाएगा, इधर से नहीं तो उधर से निकल जाएगा। ये इमरान का नाम इतना मशहूर है और इतना बच्चे जो है, बूढ़े, औरतें, जवान, सब वो उसको चाहते हैं। ये जितना मर्जी जोर लगा लें, ये कोई ताकतवर लोग नहीं है बाबा साहब। ये जो लोग कहते हैं ताकतवर ताकतवर, ये नौकर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, इनको तनख्वाह मिलती है पाकिस्तान के पैसों से। काश के कोई हुकूमत होती, काश के कोई लीडर आ जाते, इनको पकड़ लेते, और बहुत सारे लोगों को पकड़ा जाना चाहिए। मौजूदा हुकूमत, तमाम लोग जो है पार्लियामेंट में है या वजीर आजम है या सदर है या मिनिस्टर्स है, ये सब जाली है। इलीगली इनको बना दिया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इलीगली 2 दफा प्रमोशन दी गई, फील्ड मार्शल, किसी यानी कोई इसका काम ही नहीं है कि जी सर ये जी अच्छा ये बताइए कि कराची में तो वो वहाँ की नींदें हराम होगी, जो इक़्तिदार में लोग हैं वो भी परेशान बैठे हुए हैं, जर्नैल भी परेशान बैठे हुए हैं। इनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि कराची में इन्होंने बाकायदा तौर पर वहाँ रुकावटें खड़ी की पंजाब की तरह, लेकिन उस तरह जुल्म नहीं किया, लोगों को पकड़ा भी गया। लेकिन कराची की अवाम भी बेकाबू होगी वहाँ पे इमरान खान के लिए। बिल्कुल, देखे ना, कराची के लोग भी तो पाकिस्तानी है ना मुबारक साहब। ये तो नहीं है कि सिंध जो है उसके अंदर सारा जरदारी का माल है। जरदारी तो रामखोर पैसे खा रहे हैं सिंध पूरे का, उसका बेटा, उसका खानदान और चोर, उसकी एक टीम ऑफ थीव्स उसने मिलाई हुई है। कराची के लोग पंजाब के या सिंध अपने फ्रंटियर्स के या कश्मीर के या गिलगित के या ये जितने हमारे सूबे हैं बलूचिस्तान के, खुला छोड़ा जाए। जब खुला छोड़ेगा तो आपको नजर आएगा कि क्या हो रहा है। ये जितना मर्जी जोर लगा लें, जितना मर्जी जोर लगा लें, आखिर में वो कहते हैं कि सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। और ये तमाम लोग अभी उस झूठ को बचाने के लिए कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में लेक्चर दे रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, पाकिस्तान का पैसा यानी। लेकिन सर ये सारा कुछ देने के बावजूद भी वहां से चोर चोर की आवाजें आती हैं, लोग इज्जत ही नहीं करते और सारी दुनिया को पता, और ये कहते हैं जी हमारी बड़ी इज्जत बनी हुई, इश्तिहारों में पैसे लगा रहे जी। आप बाहर इनके मिनिस्टर जाते हैं, चोर चोर चोर, जिस मुल्क में भी जाते हैं चोर 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 की उनको आवाजें आती हैं। किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं चोर चोर की आवाजें आती हैं। पार्लियामेंट में सारे अपोजिशन वाले चोर चोर, डाकू डाकू, आरामखोर बोलते हैं, उनको आंखों अपने अपने सामने बोलते हैं वो। तो शर्म या उन लोगों को आती है मुबारक साहब जो हलाल की रोटी खाते हैं, वो मिनटों में, सेकंड्स में रिजाइन करते हैं। यहाँ यूरोप के लोग जो तरक्की याफ्ता है आज, जिनको हम सिर्फ देखते हैं तो बातें करते हैं, ये तो दानेदार लोग हैं। ये तो मुसलमानों से भी बेस्ट कौम है, लोग हैं। आप इनके मुंह पे एक दफा बता दो तुम चोर हो, ये रिजाइन करेगा और बोलेगा ठीक है पहले इसकी इंक्वायरी करवाओ, अगर मैं चोर निकला तो जो सजा मेरे लिए बनती करो, अगर नहीं निकला तो मैं वापस आऊंगा। ये होता है पढ़े लिखे लोगों में, दानेदार लोगों में, करेक्टर वाले लोगों में। कायदा बोला था व्हेन करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये करेक्टर ही नहीं है पाकिस्तानी कौम का। ये तो पता नहीं किस तरह ये मुल्क इनको मिल गया, किस तरह ये जज इन्होंने जाली रखे हुए हैं। ये टाउट सारे गवर्नमेंट में बैठे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टाउट है, बिग टाउट इन हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री। ये इससे पहले लोग आते रहे, 3 साल नौकरी करते रहे, चले जाते रहे ईमानदारी के साथ। ये बंदा एक भूखे नंगे खानदान का आदमी था, इसने कितनी प्लानिंग की और इसको डिसीवर लिखा गया इन राइटिंग, ही इज अ डिसीवर, ये धोखेबाज आदमी है। इसने आज देखे क्या क्या इसने पोजीशन काबू की हुई है, क्योंकि ऊपर डाकू है जी, वो डाकू अपने आप को बचाने के लिए इस डाकू के साथ मिल गए जी। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। अच्छा जी, बेशुमार वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही हैं और लोग जो है चौकीदार को कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, वो नाम नहीं लेते, डरते हैं वहाँ पे इजहार चौकीदार कौन है आपको ही पता, और खुलकर लोग जो है वो नफरत का इजहार कर रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, लड़कियाँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पंजाब में तो ये मारते हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ तोड़ देते हैं, गुल्लू पाट प्रोग्राम है। और जिस तरह अभी सर ने कहा कि रेफरेंडम कराए, मगर ये कहाँ कराएंगे, इनको पता है इनकी करतूतें जो है वो सबको पता है।
और ये जो कब्जा ग्रुप है, कल का इनकी नींदें फिर हराम होगी। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ के अवाम जो है वो भी जुलूस में निकलते हैं, जलसे में निकलते हैं, वो भी पंजाब के भी इमरान खान को पसंद करते हैं, बलूचिस्तान भी, सिंध का भी आपने कल देख लिया। तो उसके बावजूद ये इनके जो झूठ है वो हमेशा उसी तरह ही चलते हैं। जी कोई बंदा नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, खुद रुकावटें खड़ी करने के बाद भी कहते बंदा नहीं आया। तो शर्म से वैसे तो डूब मरना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपनी कौम को कुछ सहूलतें दी होती तो वो इस तरह दूसरे के हक में ना निकलते। लेकिन सिंध की जो हालत है, वहाँ पे जो चोर बाजारी है, वो आप सबके इल्म में। जो सबसे सवालिया निशान है यहाँ पे हमारे चौकीदारों पे, कि आपको कभी शर्म आई इन चीज़ों की कि अवाम क्या चाहती है? आपने कभी गौर किया? कभी इस मुल्क का सोचा? कभी इन बच्चों का सोचा? कभी इन औरतों का सोचा? कभी इन बड़ों का सोचा? नहीं सोचा। आपको प्रोटोकॉल चाहिए, आपको पिकनिक चाहिए, आपको शराब शबाब की महफिलें चाहिए, आपको हर वो काम चाहिए जिससे आप अपनी याशी का तमाम बंदोबस्त करते रहे। आपको दौलत चाहिए, आपको ये चीज़ें मिलने के चक्कर में आपने अपनी इज्जत का जनाजा निकाल लिया। एक आने की इज्जत नहीं है। अगर मेरे से पूछे जी जितने लोग भी कब्जा ग्रुप बैठे हो, सिंध में जरदारी उसके ख़ानदान की भी कोई इज्जत नहीं। लोग मजबूरी के तहत, वो सादा लोग हैं, उनको बेवकूफ़ बनाया हुआ है। पंजाब में आप देख रहे किस तरह कब्जा माफिया के कारोबार देख रहे किस तरह चलते हैं। इसी तरह दूसरे सूबे भी जो हैं। तो इमरान खान का खौफ क्यों इतना है? जो सवाल शुरू से था कि नाम से खौफ खाते हो यार। कोई वो शादी पे नारा लगा दे तो उसको पकड़ लेते हो, कोई इधर नाम ले ले और ऊपर से कहते जी इमरान खान को पूछता कोई नहीं, मैं किसी सियासी पार्टी के हक में नहीं। मगर आपकी इज्जत का जो जनाजा निकला वो लोग देख के तमाशा, उस पर जो बातें करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे पास इतनी वीडियो है इस वक्त, वो हम क्योंकि कॉपी राइट्स के शुरू होते दिखा नहीं सकते, मगर बच्चे से लेके बड़े तक, जवान से लेके बूढ़े तक, वो आज भी इमरान खान के हक में हर जगह पे अगर आप एक दफ़ा फ्री लोगों को कहिए जी निकले हुआ, मुझे लगता पूरा पाकिस्तान निकल आएगा। आपने उसको छोड़ना नहीं बल, क्योंकि अगर उसको छोड़ दिया तो आपकी मौत है और ये गलती आप कभी भी नहीं करेंगे, मैंने पहले ही कहा था। लेकिन इमरान खान जिंदा लाख का, अगर उसे कुछ हो गया तो फिर बकरे की माँ कब तक ख्याल मनाएगी, ये मुझे बताने की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि और प्रोग्राम